नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी में दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको हिंदी का जो सिलेबस था उसके बारे में विस्तार से बताया था कि किस टॉपिक से लगभग कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, आने वाली आगामी यूपी पुलिस परीक्षा में जो सिलेबस दिया है गवर्नमेंट ने, उसमें लगभग 37 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, हमारा प्रयास है कि हम आपको हिंदी की प्रॉपर तैयारी कराएं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उससे कर सकें। तो दोस्तों, चलिए आज शुरुआत करते हैं। और हिंदी का पहला पॉइंट है हिंदी भाषा और उसकी आधुनिक भारतीय भाषाएं। तो आज हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। चलिए देखते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम बताया था, उसी के अंतर्गत उसका पहला भाग जो है हिंदी भाषा एवं अन्य आधुनिक भाषाएं, इसको हम गहनता से इसका अध्ययन करेंगे। मित्रों, ये इससे 2 से 3 प्रश्न परीक्षाओं में, समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं। इसका हमें विधिवत अध्ययन करना होगा। सबसे पहले देखते हैं भाषा। भाषा क्या है? भाषा के 2 रूप हैं, लिखित और मौखिक। हम अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे ही भाषा कहते हैं। भाषा को समझने के लिए उसका इतिहास हमको समझना होगा। संसार की सबसे प्राचीनतम भाषा ऋग्वैदिक संस्कृत है। इसको हम देखते हैं अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से। इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। दोस्तों, यह भाषा लगभग 3500 3500 वर्ष पुरानी है। तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक यह प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल माना जाता है। इसमें वैदिक संस्कृत है और लौकिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी है। इसमें क्या लिखा गया? इसमें चारों वेद लिखे गए, ब्राह्मण लिखा गया और उपनिषद लिखा गया। उसके बाद आता लौकिक संस्कृत। लौकिक का मतलब जो लोक में प्रचलित संस्कृत थी। एक साहित्य की भाषा होती है तो दूसरी उसके साथ साथ जो है आम जनमानस की भाषा होती है। इसमें क्या है? रामायण, महाभारत, तमाम तरीके के नाटक, व्याकरण, ये सारी चीजें इसमें लिखी गई। तो ये तो हुआ प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। इसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल का समय आता है। ये 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक चलता है। इसके अंतर्गत पाली भाषा है, जिसमें भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। पाली भाषा का समय क्या है? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। इसके बाद दूसरी है इसमें प्राकृत भाषा, जिसमें महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए थे। ये 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक समय है इसका। इसके बाद अपभ्रंश। इसी अपभ्रंश से तमाम आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। इसको पढ़ाते समय भी अगले भाग में हम अब इसके आगे पढ़ाते समय अपभ्रंश को हम विधिवत बताएंगे, कैसे आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास इससे हो गया। इसका समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। इसके बाद दोस्तों, ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल है, जिसका समय 1000 ईस्वी से आज तक है। और आधुनिक भाषाएं क्या है? हिंदी, राजस्थानी, ब्रज, खड़ी बोली, जो भी आधुनिक भाषाएं आज हम पढ़ते हैं, उन सब का विकास 1000 ईस्वी से आज तक लगातार अनवरत होता चला जा रहा है। मित्रों, हम सबसे पहले जो है हम आधुनिक भारतीय भाषाओं को पढ़ने से पूर्व हमें अपभ्रंश के बारे में पढ़ना होगा। अपभ्रंश के कुल 7 भाग हैं और 7 भाग हमको देखना होगा। उसके बाद फिर हमको आधुनिक भाषाएं समझ में आएंगी। तो दोस्तों, ये 7 प्रकार के अपभ्रंश जो है ना, इसी से ये आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। और आपने देखा भी कि कैसे संस्कृत से पाली आई, पाली से प्राकृत आई, प्राकृत से अपभ्रंश आया, अपभ्रंश से आधुनिक भाषाएं आई। क्योंकि एक भाषा, एक समय में एक भाषा साहित्य की होती, जो विद्वानों की भाषा होती, पढ़े लिखे लोगों की भाषा होती है। उसके साथ साथ दूसरी भाषा जो, तो एक सामान्य बोलचाल की भाषा होती है, एक पढ़े लिखे व्यक्ति की भाषा होती है। तो जो पढ़े लिखे लोगों की भाषा होती है वो साहित्य की भाषा कहलाती है। संस्कृत जब साहित्य की भाषा हुआ करती थी तो आम जनमानस की भाषा पाली थी।
इसीलिए शायद भगवान बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में हुए और बहुत ही सफल हुए। वह भाषा एक तरह से पूरी तरह से विकसित हो गई और फिर धीरे धीरे पाली ने साहित्य का रूप लिया, तो प्राकृत दबी हुई जो थी उसने सर उठाया धीरे धीरे, और उसका विकास जो है एक तरीके से वह साहित्य भाषा के रूप में हो गया। प्राकृत ने जब साहित्य का रूप लिया तो दबी कुचली भाषा जो अपभ्रंश थी उसने सर उठाया और वह साहित्य की भाषा बन बैठी। धीरे धीरे इसी अपभ्रंश से सारी आधुनिक भाषाओं का विकास जो है वो सुनिश्चित हो गया। सबसे पहले इसमें सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेन, प्राचीन भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे, उसमें सौरसेन का नाम, जो कि मथुरा के आसपास के क्षेत्र को सौरसेन बोलते थे, इसी से इसको सौरसेनी अपभ्रंश के नाम से जाना गया। इससे देखते हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, पंजाबी नहीं, खड़ी बोली। और जो कि खड़ी बोली जो है ये हमारे साहित्य के केंद्र में है। आज हमारी जो सुव्यवस्थित भाषा है, सुव्यवस्थित पढ़े लिखे लोगों की परिनिष्ठित भाषा जो है वो खड़ी बोली ही है। ये प्रश्न आता है परीक्षा में कि खड़ी बोली का विकास किस हिंदी से हुआ? पश्चिमी हिंदी से हुआ, और पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ? वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। इसी तरीके के प्रश्नोत्तर मित्रों जो है ये परीक्षा में आते हैं और हम अक्सर गलत कर बैठते हैं, उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जैसे ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? सौरसेनी अपभ्रंश से। या राजस्थानी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? सौरसेनी अपभ्रंश से। या खड़ी बोली, सबसे ज्यादा खड़ी बोली पूछी जाती है, इसका विकास किससे हुआ? ये सौरसेनी अपभ्रंश से। दूसरा अपभ्रंश पैशाची अपभ्रंश, यह पंजाब के आसपास के क्षेत्र में इस अपभ्रंश का विकास हुआ था, जिसमें लहंदा और पंजाबी दो भारतीय आधुनिक भाषाओं का विकास पैशाची अपभ्रंश से हुआ। यह भी प्रश्न आता है पंजाबी का विकास किससे हुआ? विकल्प में सौरसेनी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, ब्राचा और खस अपभ्रंश दे देगा, या इसमें से कुछ दे देगा। तो आपको लिखना रहे इसमें कौन सा सही है। जैसे पंजाबी और लहंदा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पैशाची अपभ्रंश से। इसके बाद फिर आता है ब्राचा अपभ्रंश, इससे सिंधी का विकास हुआ है, सिंधी भाषा। कुल मिलाकर के आप तो जानते ही होंगे 22 भाषाएं संविधान में जो है वो मान्यता प्राप्त हैं। उसके बाद खस अपभ्रंश में देखिए पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, इस अपभ्रंश से जो है ये इन भारतीय आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ है। फिर उसके बाद महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, इससे मराठी भाषा का विकास हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है मित्रों वो अर्धमागधी अपभ्रंश है। इसमें पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इसका विकास इनसे हुआ। ये बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता परीक्षाओं में कि अवधी भाषा का विकास किस हिंदी से हुआ है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या मराठी, बिहारी, किससे हुआ है? तो इसका विकास अवधी का जो है वो पूर्वी हिंदी से हुआ है। और पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। यह महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। उसके बाद सबसे ज्यादा ये बोली समझे जाने वाली ये जो बिहारी हिंदी है, बिहारी में थोड़ा सा इसको और हम आगे बढ़ के बता देते हैं। बिहारी के अंतर्गत जो है ये भाषा आती है भोजपुरी। भोजपुरी का तो खूब चर्चा भी, आजकल गाने वाने भी तमाम आते हैं भोजपुरी में, जो आप देखते हैं, सभी लोग देखते हैं। तो ये भोजपुरी है। इसके बाद मगही है और मैथिली है। तो ये भी आता। भोजपुरी का विकास किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से, ना कि अर्धमागधी या सौरसेनी से। हुआ किससे है? मागधी अपभ्रंश से। और इसका ये बिहारी हिंदी है, भोजपुरी जो है, भोजपुरी, मगही, मैथिली तीनों बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया, इन सब का विकास जो है ये मागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो इस चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।